चलो भाई। सर अपना परिचय दे दो सबको। आज नई पहली क्लास है आपकी। मेरे परिचय की जरूरत है क्या? सर दो तो सही में। अरे नहीं, ठीक है। तुम पीसीएम भी ले रखे हो अमर? सर हाँ सर, मेरे पे पीसीएम भी है सर। भाई पर भाई। आज सर मैं ग्रुप दोनों में हूँ, नीट वाले और जेई वाले दोनों ग्रुप में हूँ, अवंती वाले में है ना। तो आज अच्छा। अवंती अवंती वाले नीट वाले ग्रुप में लिंक आया, तो मैंने सोचा आज चल के देखे तो सही कौन पढ़ाता है वहाँ पे फिजिक्स। तो आज पहला दिन और आप ही मिल गए मेरे को, वहां से छोड़ के आया तो ये आप मिल गए। चलो अच्छा किए। बस 2 मिनट दीजिए मुझे। जब तुम कर नहीं रहे हो क्लास। नहीं सर, मैं क्लास तो रोज कर रहा नहीं। मैं आज ही आया हूँ सर। मैं इसमें मैं आता ही नहीं, मेरे को मजा नहीं आता सर। मजा तो आता है, पर पीसीएम भी है, दोनों दोनों चीज है मेरे पे। अब हम्म। क्या कर सकते हैं सर। हम्म। तो क्लास मेरी पहली ही थी आज। अच्छा अच्छा। ठीक है, गुड। मैं तो इतनी हिम्मत एक, कभी नहीं कर पाता। एक दिन के लिए आए हो आप यहाँ आवाज पे। गूंज रही है सर। आप नहीं गूंजेगी बेटा, आप नहीं गूंजेगी। सर आप अब एक दिन के लिए आए हो यहाँ पे। हाँ बस आज मैं सब्स्टिट्यूट हूँ। गौतम सर पढ़ाते हैं ना, गौतम सर आज है यस नहीं सर, बोले। वही पढ़ाते सर। छुट्टी पे गए हो आज। चलो तो जी आज बेटा। हमारे तो आज हमारे नुमान सर आए हैं क्लास ले। बस आज की स्टार्ट करते हैं क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नौमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आज का टॉपिक होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जिसका कुछ बातें तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 11 फिजिक्स नीट का सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 3/2/2025। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सारा उसका कंपोनेंट, सारी उसकी बातें आज हम देखेंगे। लास्ट आप लोगों ने क्या पढ़ा, मुझे ये बताओ। सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का? सर mv²/r। mv²/r। और एक और अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बताओ, तब क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के टर्म्स में बताइए, तब फॉर्मूला क्या होगा? mr⍵²। ठीक है, ये नहीं पढ़ा अभी? सर पढ़ लिया। अच्छा जी। एफ सी इज इक्वल सेंट्रीपिटल फोर्स जो mv²/r, या फिर आप बोल सकते हो mr⍵² जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं। रिकॉल टेस्ट में बात करूं तो अगर मैं आपको दे दूं कि एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, एक बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा, कोई बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं दूंगा। तो इस बॉडी का मास जो है अगर 2 किलोग्राम है, इस बॉडी का मास जो है अगर 2 किलोग्राम है, तो आप मुझे ये बताओ कि इस बॉडी पर कौन कौन से एक्सेलरेशन लग रहे हैं। अगर ये बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 3 की स्पीड से चल रही है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इस बॉडी पे? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है इस बॉडी पर, ये दो बात बताना होगा आपको। जिसका रेडियस मान लो इसका 1 मीटर है। और और क्या बताओगे आप मुझे? बस यही दो बातें आप मुझे बताओगे कि क्या एक्सेलरेशन का क्या वैल्यू है और एक्सेलरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? सर v²/r। v²/r। तो फटाफट बताओ ना, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। v की वैल्यू कितनी है भाई? 3 × 3। r कितना दे रखा है मैंने? 1। तो जो है एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकल गया। ये तो आप लोगों ने बता दिया कि भैया एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है एंड दैट इज व्हाट, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन क्या ये जो एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लग रहा है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, बताओ अमर? सर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। हाँ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर और हमेशा टुवर्ड सेंटर होती है, 9 मीटर
सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लग रहा है। आपको ये बताना है कि ये जो एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, बस ये बताना है आपको। अगर पूरी बॉडी में जर्नी हमेशा इसकी 3 है, यहाँ पे भी स्पीड 3 है, ठीक है, बॉडी की स्पीड यहाँ पे भी 3, कांस्टेंट है। यहाँ फिर पे तो भी कांस्टेंट हो जाएगी। नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन दो चीजों से मिलकर बना होता है, दैट इज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन ऐसे देखोगे, ऐसे लेफ्ट साइड में डायरेक्शन। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, डाउन साइड में। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर देखोगे, राइट साइड में। यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखोगे तो इसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है। तो इसकी डायरेक्शन नॉट फिक्स्ड है, हर पॉइंट पर क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। इसी वजह से इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक वेरिएबल एक्सेलरेशन माना जाता है और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं माना जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो Yes. अब हम बात करना है मोशन ऑफ अ पार्टिकल, एनी पार्टिकल यानी ऑब्जेक्ट का मोशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है। मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, समझ लो कि मेरे पास एक रस्सी है, इसी रस्सी को मैं ऐसे ऐसे इसमें एक मास बांध देता हूँ और इस मास बांध करके ऐसे ऐसे मूव करा रहा हूँ। तो ये किस टाइप का मोशन करेगा भैया, ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन क्योंकि वर्टिकल प्लेन में है तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कहेंगे। अब होगा क्या, इस पे हम लगने वाले फोर्सेस की बात करते हैं कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इस पोजीशन पर, बॉडी की इस पोजीशन पर हम क्या करते हैं, इसके फोर्सेस पर लगने वाले फोर्सेस को हम एनालिसिस करते हैं। तो इस बॉडी पर सिर्फ यहाँ पर मुझे 2 ही फोर्सेस दिख रहे हैं लगने वाले, एक बॉडी का खुद का वेट mg और एक बॉडी पर लगने वाला उसका टेंशन T। करेक्ट, बात सही है क्या? यस सर। हाँ, तो बॉडी पर यहाँ पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं। अब मुझे बॉडी पर फोर्स से मतलब नहीं है, मुझे बॉडी पर जो फोर्स के कंपोनेंट्स अलोंग द रेडियस है उससे मतलब है। तो एक टेंशन तो अलोंग द रेडियस लग ही रहा है, लेकिन जो mg है, बॉडी का वेट जो है, वो अलोंग द रेडियस नहीं लग रहा है। तो मुझे निकालना होगा कि अलोंग द रेडियस क्या है। तो अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा है तो यहाँ पर भी ये थीटा बना रहा है। तो अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं बेटा, इस रस्सी की लाइन को एक्सटेंड कर दूं, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा सर। थीटा। तो थीटा। अगर कोई वेक्टर mg है और वो किसी लाइन से, वो किसी लाइन से थीटा एंगल बना रहा है, तो उसका इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा सर कॉस। फोर्स तो लगाओ mg और फिर कॉस थीटा। तो फोर्स के अलोंग लगने वाला, रेडियस के mg cos अलोंग थीटा। लगने वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। हाँ। ठीक है भाई, बात सही है। अब मुझे वो फोर्सेस और फोर्सेस के कंपोनेंट मिल गए, सारे फोर्सेस और उस सारे फोर्सेस के कंपोनेंट जो रेडियस के अलोंग है वो मिल गए। अब होगा क्या कि इस पर लगने वाला नेट फोर्स की हम बात करेंगे। अब बॉडी पर अपवर्ड डायरेक्शन में, अपसाइड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है T, अपसाइड का मतलब ये इस साइड में लग रहा है T, और डाउन साइड का मतलब ये वाले डायरेक्शन में लग रहा है mg cos थीटा। तो एक फोर्स इसको पॉजिटिव मानते हुए, ज्यादा मानते हुए पहले लिख दिया, और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो mg cos थीटा लग दिया। और ये सारे फोर्सेस जो हो गए, सारे फोर्सेस का एडिशन जो होता है वो F नेट के बराबर होता है। F नेट क्या होता है, मास इंटू ए नेट के बराबर होता है। अच्छा, मास इंटू ए नेट क्या होगा, मास तो वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो बॉडी का, क्योंकि ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा इसके पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो जरूर होगा, तभी ये सर्कुलर मोशन कर रही है। तो इस बॉडी के रेडियस के अलोंग जितने भी फोर्सेस हैं उनकी वजह से एक आपका नेट एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर आएगा, सेंटर की तरफ आएगा, क्योंकि ये बॉडी क्या कर रही है, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो एक्चुअल में सर्कुलर मोशन करने वाला नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है बेटा, v²/r होती है। तो यहाँ से हमें एक FBD बनाने के बाद एक फोर्स की इक्वेशन मिल गई, T - mg cos थीटा = mv²/r। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर, समझ आ गई। हाँ ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगर मैं बात करूं कि टेंशन जो हमारा है वो क्या हो जाएगा,
अगर हमने देखा कि t माइनस एम जी कॉस थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, माइनस एम जी कॉस थीटा को उधर साइड भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। तो हमारे पास टेंशन की एक रिलेशन, टेंशन का एक रिलेशन बन करके आ गया। अब यहाँ पे टेंशन का हम एनालिसिस करेंगे। हमको पता है कि जैसे जैसे ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, हमको पता है कि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी उसका टेंशन कम होता जाएगा। क्यों टेंशन कम होता जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी थीटा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? सर बढ़ता जाएगा। बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा। थीटा थीटा बढ़ता जाएगा ना, वैल्यू उसकी क्या होती जाएगी, 1 से 0 0 घटती जाएगी, फिर और घट जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी, क्योंकि cos 120 की वैल्यू नेगेटिव होती है, cos 135 की वैल्यू नेगेटिव होती है, cos 150 की वैल्यू नेगेटिव होती है, cos तो वैल्यू नेगेटिव होती जाएगी। इसकी वजह से टेंशन क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा कि घटता जाएगा? सर घटता जाएगा। हटता जाएगा। तो जब बॉडी यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो बॉडी का टेंशन जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा। टेंशन मिनिमम हो जाएगा किस जगह पर? टेंशन मिनिमम हो जाएगा जब बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, तो बॉडी का टेंशन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। Yes, sir. ठीक है। अब क्या है, अगर बॉडी को फॉर डूइंग सर्कुलर मोशन, अगर बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है, अगर बॉडी को वर्टिकल सर्कुलर मोशन करना है तो पूरे मोशन में टेंशन शुड नॉट बी जीरो। ठीक है, तो पूरे मोशन में टेंशन क्या होना चाहिए, हमेशा जीरो होने चाहिए एट ऑल पोजीशंस। ठीक है, एट ऑल पोजीशंस क्या होना चाहिए, बॉडी पर टेंशन जीरो होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए बॉडी पर टेंशन जीरो ना हो, अनलेस किसी जगह पर मोमेंटली, बस एक आध सेकंड, एक आध मोमेंट के लिए, मतलब किसी इंस्टेंट के लिए वहां पर जीरो हो जाएगा, तो भी पॉसिबल है कि बॉडी पूरा का पूरा एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर लेगी। वो कौन सी जगह है जिसकी बात कर रहे हैं वो हम आगे बढ़े, लेकिन पूरे जर्नी में हमेशा बॉडी पर टेंशन क्या होना चाहिए भैया, जीरो से ज्यादा होना चाहिए, तभी बॉडी क्या कर पाएगी, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगी। अगर जीरो नहीं हो पा रहा है कहीं पर, यहाँ पर बॉडी पे टेंशन जीरो हो जा रहा है, तो बॉडी क्या हो जाएगी, स्लैक हो जाएगी और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाएगी, सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगी। एक जगह ऐसी है जहां पर बॉडी पे अगर किस एक सेकंड के लिए, एक मोमेंट, सेकंड भी नहीं, किसी एक इंस्टेंट के लिए, किसी एक मोमेंट के लिए अगर जीरो होती है तो भी बॉडी क्या कर सकती है भाई, वो सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर सकती है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, बॉडी का टेंशन हमेशा जीरो होना चाहिए। अब जो मिनिमम पॉइंट है, अगर हम बात करें हाईएस्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट है, वहां पर अगर हम बात करें, एट द हाईएस्ट पॉइंट द बॉडी वुड स्टिल बी एबल टू कंप्लीट द सर्कल। अगर हम उस पॉइंट की बात करें जहां पे मैं कह रहा था कि एक सेकंड के लिए जीरो भी हो जाए, एक सेकंड भी नहीं बोलूं, एक मोमेंट के लिए अगर वो जीरो भी हो जाए, मतलब बहुत ही छोटे टाइम, तो भी कंप्लीट कर सकती है। क्या मतलब हुआ, क्या कह रहे हैं सर? कहने का मतलब है कि अगर बॉडी, कहने का मतलब है कि अगर बॉडी टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचती है और वहां पे टेंशन जीरो भी हो जाता है एट टॉप मोस्ट, ठीक है, तो भी पॉसिबल है कि बॉडी क्या कर पाए, बॉडी कंप्लीट सर्कुलर मोशन करे एट टॉप मोस्ट फॉर अ मोमेंट, किसी एक मोमेंट के लिए, हल्के से सेकंड के लिए, तब क्या कर सकती है बॉडी, कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सकती है। यानी कि अगर हम टॉप मोस्ट की बात करें, टॉप मोस्ट पर क्या होना चाहिए, टॉप मोस्ट पर क्या होना चाहिए, जो टेंशन होना चाहिए, या तो वो जीरो से बड़ा होना चाहिए या तो वो जीरो के बराबर भी हो सकता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। बात समझ में आई क्या? बस टॉप मोस्ट के लिए है, वहां पर जीरो भी चल जाएगा, बाकी जगहों पर जीरो नहीं चलेगा। अच्छा, जो जीरो होगा भी वो ज्यादा वक्त के लिए नहीं, बस एक आध मोमेंट के लिए जीरो हो तो फाइन है। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, एट टॉप मोस्ट। अब चूंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम होता है टेंशन, तो जो मिनिमम टेंशन होना चाहिए वो हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, या टेंशन क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। लेकिन कहां पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो के बराबर हो सकता है, वो मिनिमम टेंशन टॉप मोस्ट पॉइंट पर होता है, या तो वो जीरो के बड़ा होना चाहिए या तो वो जीरो के बराबर हो सकता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो अब अगर हम टॉप मोस्ट पर यही सेम चीज लगाते, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर इक्वेशन लिख दूं, इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था t इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा था। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो ये टेंशन t ना हो करके ये टेंशन क्या हो जाता है, t मिनिमम हो जाता है।
बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर, आप ध्यान दो कि मिनिमम हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर मैं बात करूं तो कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी? अच्छा जी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर बॉडी थी और वो पूरा मोशन करके यहाँ पर पहुंचती है टॉप मोस्ट पॉइंट पर। एंगल कितना हो जाएगा यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर? 180 डिग्री हो जाएगा। तो हम यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर वैल्यू रख देंगे। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम टेंशन हो जाएगा दैट कुड बी mv² माइनस mg हो जाएगा। क्या? क्योंकि cos 180 की वैल्यू, चलो रख देते हैं पहले cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1 हाँ, cos -1 -1 होती है। अच्छा, तो mv² -1 रखेंगे तो -mv। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो मिनिमम है वो कितना हो सकता है भाई? उसकी वैल्यू ये है। लेकिन हमने तो पढ़ रखा था कि जो मिनिमम होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है। इसका मतलब टी मिनिमम की ये वैल्यू उठा करके मैं इस इक्वेशन में रख दूं तो क्या बन जाएगा? mv² माइनस mg ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। mg उधर भेज देंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। mv² ग्रेटर देन इक्वल्स टू mg, यहाँ से m कैंसिल हो जाएगा। v² ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg हो जाएगा और यहाँ से आपको v की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू rg लेकिन अंडर रूट में मिल जाएगी। यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होना चाहिए, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए भैया? या तो अंडर रूट rg के बराबर हो या तो अंडर रूट rg से बड़ी हो। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर या तो rg हो या तो rg से बड़ी हो। बात समझ में आई क्या? सर ये कंडीशन हर जगह के लिए applicable है या बस मिनिमम के लिए? ये किसके लिए क्या? मतलब ये हर पोजीशन के लिए अवेलेबल है या सिर्फ मिनिमम? ये मिनिमम टेंशन यानी कि टॉप मोस्ट पॉइंट के लिए ही अवेलेबल है, ये कंडीशन हर जगह के लिए नहीं है। ओके ठीक सर। है। हाँ, लेकिन ये भी बात और समझ लो कि ये बात सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग और रस्सी और उसके लिए बात की जा रही है। रस्सी और एक पॉइंट मास के लिए बात की जा रही है, हर जगह के लिए बात नहीं की जा रही है। ठीक है, क्योंकि अभी हम रस्सी के अलावा भी कंडीशंस देखेंगे। चलो, ये रस्सी के लिए था। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं बेटा? अब हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या काम कहता है भैया? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि इनिशियल पॉइंट पे और फाइनल पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि इनिशियल पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन और फाइनल पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समेशन जो होता है बेटा वो बराबर होता है। इनिशियल पॉइंट क्या है? इनिशियल पॉइंट यहाँ था बॉडी का और वो ऐसे कंप्लीट करके यहाँ पहुंचती है, फाइनल पॉइंट यहाँ पर पहुंचती है। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन हो गई। अब अगर मैं इसको अपना डेटम मान लूं तो यहाँ इस ग्राउंड से इसकी कितनी हाइट है? इस डेटम से, डेटम का मतलब यहाँ पे आपने सेट कर दिया कि ये मेरा ग्राउंड है। तो इस ग्राउंड से या इस डेटम से मेरी हाइट इस बॉब की इस इनिशियल पोजीशन पर कितनी है? कितनी हाइट है? 2r ना, इस बॉब की इस लाइन से कितनी हाइट है? ये मान लो ग्राउंड है, जस्ट टच कर रहा है ग्राउंड को। सर 0। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, लेकिन h तो यहाँ पे कितना है हमारा? 0 है, तो हम 0 0 है सर। प्लस काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं यहाँ पर जो वेलोसिटी थी बॉडी की वो u थी, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगी? ½ mu² हो जाएगी इज इक्वल्स टू ऊपर पहुंच करके बॉडी की वेलोसिटी मुझे नहीं पता तो मैं कह देता हूँ कि भैया बॉडी की वेलोसिटी कितनी है? v है। 0 हाँ नहीं, 0 अभी नहीं, ठीक है, वहां पे अभी 0 नहीं। तो अब आप कहोगे ½ mv², ठीक है, प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कितनी हो जाएगी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की कितनी हो जाएगी ये अब आपको करना है। अब ग्राउंड पर बॉडी यहाँ है और जब ये बॉडी यहाँ पहुंच रही है तो वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये अब आपको बताना है। अगर इसकी रेडियस r है, 2r हाँ, तो क्या हो जाएगा? mg और 2r हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन बनकर के आ गया ½ mu² बराबर ½ mv² प्लस 2mgr। करेक्ट है बात क्या?
यस सर। सर अच्छा जी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बात कहेंगे कि भैया अगर उसको एक कंप्लीट सर्कल मोशन करना है तो उस ऑब्जेक्ट की टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। तो पीछे भी हमने निकाला था कि टॉप पर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, सर ने बताया था रूट आरजी तो होनी ही चाहिए, रूट आरजी हो या रूट आरजी से बड़ी हो, लेकिन रूट आरजी तो चाहिए या उससे ज्यादा ही चाहिए। एम आई करेक्ट? यस सर। हाँ हाँ, ये कौन सी पोजीशन थी, ये टॉप मोस्ट वाली पोजीशन पर हमने मैकेनिकल एनर्जी लगाए। ये कौन सी पोजीशन थी, ये बॉटम मोस्ट वाली पोजीशन पे हमने लगाया। टॉप मोस्ट पर ये वाली वेलोसिटी कौन सी रहेगी, टॉप मोस्ट वाली वेलोसिटी रहेगी। पर सर ने बताया कि टॉप मोस्ट पर जो वेलोसिटी होना चाहिए वो कम से कम तो रूट आरजी होना चाहिए, ज्यादा उससे हो तो ठीक है लेकिन इतनी तो होनी ही चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर रख दूं तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, आरजी हो जाएगा क्या बेटा, यस सर। प्लस ये 2m और इधर क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर है। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, इसको उधर भेजेंगे एलसीएम में तो 4mrg हो जाएगा, ऊपर mrg हो जाएगा, mrg प्लस 4mrg, नीचे एलसीएम लेके 2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mrg 4mrg मिलकर के क्या हो जाएगा बेटा 5mrg, इधर लेफ्ट साइड में एम यू स्क्वायर हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो जो u स्क्वायर हो जाएगा 5 आ जाएगा 5rg, तो जो u की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 5rg आ जाएगी। यानी कि अगर आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है, अगर आपको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो यहाँ पर जो आप वेलोसिटी उसको दे रहे हो वो कितना, अंडर रूट 5rg तो होना ही चाहिए। ये कहलाती है क्रिटिकल कंडीशन। बात समझ में आई क्या किसी को? यस सर। Yes, sir. हाँ, मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं, लेकिन इतनी तो होनी चाहिए। इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो, रूट 5rg हो या रूट 5rg से ज्यादा होनी चाहिए। तो हमारे पास डिसीजन निकल करके आ जाता है कि अगर आपको एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कराना है तो अब आप क्या करोगे भैया, रूट 5rg आपका मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए या उससे ज्यादा वेलोसिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं कि अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलो नो सर। अब आगे हम बात करते हैं अलग अलग पोजीशंस की। अब अगर मैं बात करूं बॉटम मोस्ट पॉइंट, यहाँ पर मैं 4 पोजीशंस या 5 पोजीशंस बना देता हूं कि एक पोजीशन एक ए मान लेते हैं, दूसरी पोजीशन ये बी मान लेते हैं, तीसरी पोजीशन ये सी मान लेते हैं, चौथी पोजीशन ये डी मान लेते हैं, और एक रैंडम पोजीशन कहीं पे भी हम ले लेंगे, एक पी रैंडम पोजीशन ले लेंगे। अलग अलग पोजीशंस पर हम सारे इस पूरे वर्टिकल सर्कुलर मोशन का एनालिसिस करते हैं। अगर मैं बात करूं एट ए पोजीशन, अगर मैं ए पोजीशन पर बात करूं, बॉडी अगर यहाँ पर है तब इस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है भैया, तब ये तो ग्राउंड को बस टच ही तो कर रहा है, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। जीरो सर। अच्छा, अगर इसको कंप्लीट सर्कुलर मोशन करना है तो मैंने बताया था कि जो u होना चाहिए अंडर रूट 5rg तो होना ही चाहिए, तभी वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर पाएगा, अदरवाइज कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। u अंडर रूट 5rg होना चाहिए। तो वेलोसिटी यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, कम से कम अंडर रूट 5rg तो होना ही चाहिए। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. यस सर। अच्छा, सर ने हमको एक फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला था, टेंशन के इक्वेशन बताया था कि T इज इक्वल्स टू mg प्लस क्या था, T इज इक्वल्स टू mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, यही बताया था क्या यस फॉर्मूला? सर। अच्छा जी, यहाँ पे मुझे v पता है, ठीक है, कितनी है वेलोसिटी यहाँ पर, रूट 5rg। अगर यहाँ पे मैं रूट 5rg रख दूंगा और उसका स्क्वायर कर दूंगा तब क्या रिलेशन बनेगा, T इज इक्वल्स टू mg प्लस, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, इस जगह पर इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी कितनी है बॉडी की, इतनी रूट तो 5rg सर। 5rg. उसका स्क्वायर कर दूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 5rg आ जाएगा, नीचे से r आ जाएगा, r से r कैंसिल हो जाएगा, 5mg और mg, तो टेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, 6mg हो जाएगा क्या टेंशन? बात समझ में आई क्या? Yes, यस sir. सर। अच्छा जी, अच्छा ठीक है भाई, बात सही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर ने बताया था v स्क्वायर अपॉन r होता है
ये भी बात सही है। तो v कितना था यहाँ पर इस पॉइंट A पर वेलोसिटी √5rg है, जिसका मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 5rg अपॉन r हो जाएगा। ऊपर से r नीचे से r कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 5g हो 5G। जाएगा। हाँ, तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं इस पॉइंट ए पर कितना होना चाहिए 5g होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करूं तो इस पॉइंट ए पर किसी भी टाइप का फोर्स मुझे लगता हुआ दिख नहीं रहा है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता हुआ दिख रहा है क्या? नहीं है। क्या कोई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स, कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, या फोर्स का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट ए पर आपको दिख रहा है क्या? नो सर। अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है नहीं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मतलब ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इस बॉडी का कोई भी नहीं है। अच्छा, ये टुवर्ड्स रेडियल तो है ना भैया। कौन सा एक्सेलरेशन लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगता है। और रेडियल वाला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अभी आप लोगों ने कैलकुलेट करके बताया कितना है 5g। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अभी आप लोगों ने देखा कि भैया कोई नहीं लग रहा है, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में क्या? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, वेरी गुड। 1 सेकंड के जरा मुझे। अब आगे बात करते हैं, अगली पोजीशन में पहुंचते हैं। अगली पोजीशन है कि अगर बॉडी यहाँ इस पॉइंट बी पर होगा तब क्या मामला होगा। अगर बॉडी पॉइंट बी पर होगा तब हम देखते हैं कि ये ग्राउंड से कितनी हाइट पर है बेटा। इस टाइम ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? अगर ये रेडियस r है तो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है इस वक्त? ग्राउंड से ये हाइट कितनी होगी सर आर R equal होगी। r हाँ, इक्वल। sir. तो पोटेंशियल एनर्जी तो सर ने बताया था mgh होता है, h तो r है, तो mgr हो जाएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी। करेक्ट है बात? Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा देते हैं। इसको ए वाले को हम मान लेते हैं इनिशियल पोजीशन, बी वाले को मान लेते हैं फाइनल पोजीशन। तो ए वाले पर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ए पर, पोटेंशियल एनर्जी ई पर। और बी वाले पर मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बी पर और पोटेंशियल एनर्जी बी पर, फाइनल वाली। अच्छा जी, इनिशियल पोटेंशियल, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी ए पर? पीछे तो हमने कैलकुलेट किया था पोटेंशियल एनर्जी एट ए। ये किसके लिए था? पूरा का पूरा कैलकुलेशन एट ए के लिए था। ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी हमारी? 0, sir. 0, तो 0 रख दिया। पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? क्या लिखा है? क्या हमने कहीं काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा, लेकिन वेलोसिटी पता है √5rg। तो ए पर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं। क्या होगा? हाफ m वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब 5rg। तो 5rg लिख दिया। कितना हो जाएगा? 5mrg/2। गलत लिखा क्या मैंने कुछ? No, sir. No, नो sir. सर। तो 5mrg/2 ये हो गया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मुझे नहीं पता, मान लेते हैं वेलोसिटी v है, चलो, तो हाफ mv²। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? अभी तुमने निकाला कितना? mgr। mgr. उधर यहाँ से उधर भेज देंगे mgr को। तो 5mgr/2 माइनस mgr अगर हम करेंगे तो कितना हो जाएगा? हाफ mv² हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5mgr माइनस 2mgr/2 बराबर हाफ mv²। इधर से 2 कैंसिल। 5mgr माइनस 2mgr करूंगा तो 3mgr हो जाएगा। इधर mv² हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, v² इज इक्वल टू 3gr हो जाएगा। अगर v² इज इक्वल टू 3gr हो गया तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? √3gr हो जाएगी क्या? √3gr। यहाँ पे आपने वेलोसिटी भी निकाल लिया, कितना? √3gr। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम वो कर देते हैं, ये भी हमने निकाल लिया, ये भी हमने निकाल लिया, और काइनेटिक यहाँ पे भी हम कर देते हैं कि हमने पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल लिया, हमको यहाँ वेलोसिटी भी पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, और यहाँ पर हमको टेंशन भी पता है। और कुछ है क्या? हाँ, हम काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पर पता है। चलो जी, काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लो। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mv²। अच्छा, इस बी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी है? हाफ mv मतलब √3gr, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो 3gr हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 3mgr/2। am I करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। और क्या निकाल लेते हैं हम? और निकाल लेते हैं टेंशन। टेंशन क्या है भैया? टेंशन का फॉर्मूला बताया था mg प्लस
सॉरी mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg cos थीटा। थीटा कितना है बेटा यहाँ से यहाँ तक, थीटा कितना पहुंचा है? 90 सर। cos 90 90, 90 डिग्री। cos 90 कितना हो जाएगा ये वाला? cos 90 की वैल्यू रखने पर कितना हो जाएगा ये टर्म? सर 0 जीरो, 0। तो इसको हटा ही देते हैं, जीरो। ठीक है। तो m को m रहने देते हैं, v स्क्वायर वेलोसिटी √3gr है, स्क्वायर करूंगा तो 3gr हो जाएगा, नीचे से r। तो यहाँ पे टेंशन कितना हो गया हमारे पास? 3mg हो गया टेंशन। बात सही है क्या? करेक्ट है बात? सर Yes, वो sir. r है ना, mv स्क्वायर बाय r, हाँ हाँ बिल्कुल वो सही। एक्चुअली में। अच्छा अच्छा, अब ठीक है, अभी भी वही लग रहा है। समझ में दिक्कत हो। ओके जी, अब क्या है भैया? अब सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन सर ने बताया था कि v स्क्वायर अपॉन r होता है। अच्छा v कितना है? √3gr, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3gr, 3gr। अपॉन करेंगे तो ऊपर से r नीचे से r कैंसिल, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा 3G। आपका? 3g हो जाएगा जी, 3g। 3g का जमाना खत्म हो गया, कभी जिंदगी में तुम लोगों ने 3g नहीं देखा होगा, अब के सब जेनजी वाले। तो अमर सिंह मीना 3g देखा तुमने? क्या सर? 3g से 3g इंटरनेट नहीं सर, जैन जी के जमाने के लोग नो हैं। सर। नहीं देखा ना? जेनजी वाले हैं ना तुम लोग। मैंने 2G भी देखा है, मैंने CDM में भी एक पहले आता था वो भी देखा है, मैंने 4G भी देखा है। तुम लोग 4G देखे होगे। बुड्ढे हो गए सर आप। हम जैन जी। हाँ यार, बुड्ढा तो हो गया हूँ मैं। साले बदतमीज। इतने भी बुड्ढे नहीं हो अच्छा, गए। अब बॉडी पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तो लग रहा है बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी पर। क्या बॉडी पर ग्रेविटेशनल बोल ही दिया तो अब मैं क्या पूछूं? बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन तो लग रहा है यहाँ पर। ये कौन सा एक्सेलेरेशन लग रहा है? कौन इस पर एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा रहा है। कौन? अर्थ लगा रही है। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि इस बॉडी पर टेंजेंट है, वो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, जो कि इस बॉडी पर टेंजेंट है। तो एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। गलत बोल दिया क्या मैंने कुछ? नहीं समझ? नो सर, ये समझ में नहीं आया क्या ये वाला बात? आ गया सर। अच्छा, अगर आ गया है फिर आ गया समझ। अच्छा जी, अगर आ गया है तो ये बताओ कि अगर मैं बी वाली पोजीशन की बात यहाँ पे भी अभी भी हो रही है कि यहाँ पर बॉडी पर एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लग रहा है, और वो एक ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दैट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एक ही एक्सेलरेशन इस लाइन के अलोंग लग रहा है जो कि टेंजेंटल है, और बॉडी पर एक रेडियल एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि हमने कैलकुलेट कर रखा है। कितना लग रहा है? 3G। 3G। तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट एक्सेलरेशन इसका वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐसे ही निकालते हैं ना, नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर या नेट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन वेक्टर, ऐसे ही तो निकालते हैं। यस सर। तो भैया ये कितना हो जाएगा? 3G का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? G का स्क्वायर हो जाएगा। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा भाई? 9G स्क्वायर और G स्क्वायर एड अप होकर के कितना हो जाएगा? 10G स्क्वायर। G√10। G√10 जो हो जाएगा इस बॉडी पर लगने वाला नेट हो जाएगा। इधर ही किधर ऐसे उसका नेट होगा, ठीक है। इन्हीं दोनों की कहीं ना कहीं इन बिटवीन होगा, मिड पे जरूरी नहीं है कि मिड पे हो, लेकिन इन बिटवीन इन दोनों के कहीं ना कहीं होगा। बात क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं। अगर मैं नेक्स्ट पोजीशन में पहुंचूं तो बॉडी अगर यहाँ पर पहुंचती है तब क्या मामला होता है? अगर बॉडी यहाँ पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि ये डेटम लाइन से कितनी हाइट पर है? 2R। 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 तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर 0। 2mgr। mgh होता है, mgr 2 mgr। तो फॉर्मूला कितना हो जाएगा बेटा? 2m, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2mgr हो जाएगी। यस सर। अच्छा, और अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन करना था तो मैंने बताया था कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो कम से कम तो √gr होनी चाहिए, कम से कम तो √gr होनी चाहिए। √gr से ज्यादा हो
तो भी बात ठीक है, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितनी होनी चाहिए वेलोसिटी एट सी पॉइंट पर, ये सी के लिए निकाल रहे हैं, इतनी तो होनी ही चाहिए वेलोसिटी। तो मिनिमम वाली हम लेके चल रहे हैं कि कम से कम तो रूट जी आर तो हो ही बॉडी की वेलोसिटी। करेक्ट है बात? टॉप मोस्ट का तो हम निकाल चुके हैं ना, फिर से निकालने की जरूरत है क्या? नो सर चलो जी ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमने वेलोसिटी निकाल लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, तो काइनेटिक एनर्जी में निकाल लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ की जगह हाफ, एम की जगह एम वी स्क्वायर की जगह जी आर, क्योंकि स्क्वायर हो गया तो रूट हट गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी एम जी आर बाई GR/2 आ जाएगी। टेंशन की बात करते हैं, टेंशन का फॉर्मूला पढ़ाया था एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब आप बताओ कि ये कितना थीटा बना करके पहुंच रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट 180 पर? सर 180। 180 कॉस 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस -1 होती -1 है, ये -1 माइनस एम जी हो जाएगा, एम को एम रहने देता हूँ, अपॉन आर को आर रहने देता हूँ, वी स्क्वायर, वी हमको पता है अंडर रूट जी आर, उसका स्क्वायर करूंगा तो जी आर हो जाएगा, ऊपर से आर नीचे से आर कैंसिल, क्या बचा? एम जी माइनस एम जी। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली क्या है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 है, वेलोसिटी 0 है क्या? नो सर। नहीं। तो एक बात याद रखना ध्यान में कि यही दो कंडीशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बॉडी को सर्कुलर मोशन कराना है तो हमें देखना होगा, कभी किसी केस में ऐसा होगा कि वेलोसिटी 0 है टेंशन 0 नहीं है, कभी किसी केस में ऐसा होगा टेंशन 0 है वेलोसिटी 0 नहीं है। ये दो ही इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्टर हैं जो डिटरमाइन करेंगे कि बॉडी सर्कुलर मोशन करेगी कि नहीं करेगी। कभी ऐसा होगा कि दोनों ही 0 है तब भी कंप्लीट करेगी, वो किस केस में होगा? जब मैं एक रॉड ले लूं, रॉड पर एक मास बांध दूं एम का नीचे से, और वो बॉडी पर रॉड मास बांधो नीचे, और ये बॉडी ऐसे जाएगी, तो यहाँ पे टेंशन भी 0 है और बॉडी की वेलोसिटी भी 0, तब भी ये कंप्लीट मोशन कर पाएगी। किसी केस में ऐसा होगा कि टेंशन है ही नहीं, टेंशन की जगह टेंशन 0 है लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, किसी केस में वेलोसिटी 0 है टेंशन 0 नहीं है। ये तीन तरीके के कॉम्बिनेशन बनेंगे, आगे हम देखेंगे कैसे कैसे। कुछ आइडिया आपको मैंने यहाँ पे दे दिया, क्या है अभी टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन मत लो, आगे हम तुमको खुद टेंशन दे देंगे। सर एग्जांपल मतलब एग्जांपल मिल सकता है सर कि वेलोसिटी 0 अरे हो बेटा जाए? एग्जांपल क्या, ये देखो अभी देखो ये कितना कंडीशन फॉर एक्सेलेरेशन, ये देखो ये सब उसी चीज पे तो पढ़ाएंगे, सब उसी पे पढ़ाएंगे, ये देखो ये देखो ये देखो, सब पढ़ना ही पढ़ना है सब, ये तो न्यूमेरिकल्स आ गए, पढ़ना ही पढ़ना है। चलो अब आ जाते हैं, हमने सी पॉइंट पे कर लिया, अब हम आ जाते हैं डी पॉइंट पर एट डी। अच्छा और कुछ छूटा है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल छूटा है, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला सर ने बताया था वी स्क्वायर अपॉन आर, तो वी कितना है यहाँ पे रूट जी आर, स्क्वायर करेंगे तो जी आर अपॉन आर, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा इस पॉइंट पर? जी। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी भी तरीके का हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन होगा क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या इस बॉडी पर? नो सर नहीं होगा। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमको दिख रहा है, दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज हाउ मच? अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया कि g हो जाएगा। अरे बात समझ में? तो नेट एक्सेलरेशन तो भैया एक ही एक्सेलरेशन है, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g हो जाएगा। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया नेट एक्सेलरेशन, यहाँ पर की बात करूं तो भैया एक ही एक्सेलरेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में है, ऊपर की तरफ, सेंट्रीपिटल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई है ही नहीं। तो नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे बात करूं तो एक ही है, और वो कितना आ रहा था बेटा? वो आ रहा था, कहाँ लिखा है? यहाँ पे हमने 5g लिखा है, वो आ रहा था तो 5g नेट एक्सेलरेशन। यहाँ पे दो थे, हॉरिजॉन्टल भी थे वर्टिकल भी थे, तो उसका हमने नेट निकाला था, तो नेट कितना आया था यहाँ पर? नेट आ गया था g√10। यहाँ पे एक ही है और भी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है? g। अब हम आ जाते हैं अगली पोजीशन पर कि बॉडी अगर डी पॉइंट पर होगी बेटा तो क्या होगा मामला? अगर बॉडी डी पॉइंट पर होगी तब क्या होगा मामला? इस डी पॉइंट पर बताओ कि ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? आर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी बॉडी की? सर mgr हो जाएगी। अच्छा तो अब हम लगा लेते हैं, बॉडी पर लगा लेते हैं कि इस पॉइंट ए से लेकर के इस पॉइंट पी तक का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए पर और बी पर।
किसी को कोई डाउट हो तो डायरेक्ट पूछ सकते हो, डू डोंट हैव टू रेज द हैंड, और आइदर चैट में पूछ सकते हो। अच्छा ए पर क्या बात करूं भाई, ए पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी कितनी थी? सर Zero. जीरो। जीरो थी। वेरी गुड, शाबाश। तो ये तो हो गया भैया जीरो। काइनेटिक एनर्जी की बात करूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी ए पर निकाल चुके हैं। कहाँ है, कहाँ गया भैया काइनेटिक एनर्जी ए पर? 5 mRg/2, 5 mRg/2, mgr/2 पे mRg। काइनेटिक एनर्जी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 mgr/2, 5 mgr/2 प्लस देगा प्लस। फाइनल यहाँ पर मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है, v है, मुझे नहीं पता, तो मैं लिख दूंगा हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ पर की बात करूं मैं तो ये कितना है पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने निकाला पोटेंशियल एनर्जी भी MGR mgr है। अब इसको मैं उधर भेज दूंगा, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 mgr/2 माइनस mgr बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम लेकर के, तो 5 mgr माइनस 2 mgr अपॉन 2 बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अब बताओ 5 mgr माइनस 2 mgr तो हो गया 3 mgr, और नीचे क्या हो गया 2, इधर क्या हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, v जो आ जाएगा √3gr आ जाएगा। तो डी पॉइंट पर भी वही सेम वेलोसिटी जो सी पॉइंट पर भी थी, डी पॉइंट पर भी वही सेम वेलोसिटी जो आपकी सी पॉइंट पर थी। डी पॉइंट पर, सी पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कितनी आ रही थी, √3gl, और डी पॉइंट पर भी वही सेम वेलोसिटी, अरे डी पॉइंट पर भी वही सेम वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, √3gr। बात सही है क्या? यस सर। अब उसी तरीके Yes, से sir. टेंशन निकाल लोगे बेटा, यहाँ पे भी टेंशन कितना आ रहा था, यहाँ पे टेंशन 3 mg आ रहा था, और वही फॉर्मूला लगा लोगे दोबारा से तो वही आ जाएगा 3 mg। लगवा दूं कि समझ में आ जाएगा? सर आ जाएगा। चलो, एक्सेलरेशन की बात करूं तो यहाँ पर एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने बताया v स्क्वायर अपॉन आर, v कितना है √3gr, स्क्वायर करेंगे तो 3gr अपॉन आर, r से r कैंसिल हो जाएगा 3g। तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ जाएगा एग्जैक्टली वही सेम चीज जो यहाँ पे 3g आ रहा था, यहाँ पे भी वही सेम चीज आ जाएगा 3g। अब यहाँ पर बात करूं कि क्या यहाँ पर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या बॉडी पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन Yes, में? sir. बॉडी का खुद Yes, का वेट sir. mg लग रहा है, अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा। तो इस डायरेक्शन में, जिसको हम टेंजेंशियल डायरेक्शन बोल रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है, बॉडी का खुद पर, बॉडी पर लगने वाला ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अभी हमने कैलकुलेट किया 3g। इन दोनों का अगर मैं नेट निकालूंगा, जो कि पीछे निकाल चुके हैं हम, तो कितना आया था 10√g आया था। तो यहाँ पर भी उसी के अराउंड 10√g इसका नेट एक्सीलरेशन आ जाएगा। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? निकालना पड़ेगा, निकाल दूं? नो सर आ गया। नहीं अगर कहोगे तो आप लोग सर। निकाल दूंगा, मुझे कोई इशू। ठीक है, चलो जी, ठीक, गुड। अब अगर मैं बात करूं, एक मिनट, अब अगर सर मैं इधर बात ये करूं, एंगल का कुछ नहीं होगा, क्या इधर एंगल कितना लेंगे हम? आप बताइए, यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल हो जाएगा? सर 270। तो हाँ, cos 270 की वैल्यू क्या होगी? cos 270 की वैल्यू क्या होगी? cos 270 होता है cos 180 प्लस 90, 180 प्लस करो चाहे 180 माइनस करो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, cos 90 हो जाएगा। लेकिन ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? अब आप बताओ 180 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट? सर थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव रहता है क्या? यस सर। नो सर। cos नेगेटिव हो जाता है ना, नेगेटिव हो जाएगा। अब वैसे भी नेगेटिव पॉजिटिव का बहुत रोल नहीं है यहाँ पर। cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? Zero. जीरो। बस यहाँ, हाँ, तो अब जब हमने यहाँ पे भी किया था बी पॉइंट पर भी, तो आपने देखा था कि कैसे हमने यहाँ पर टी वाले फॉर्मूले में cos 90 रख करके जीरो कर दिया था। एकदम उसी तरीके से यहाँ पर भी cos 270 की वैल्यू रख करके जीरो कर देंगे। तो यहाँ पे टेंशन में जब फॉर्मूला टेंशन का क्या था, टेंशन का फॉर्मूला क्या था, टेंशन का फॉर्मूला था mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस mg cos थीटा। थीटा। यहाँ पे 270 रखोगे, cos 270 की वैल्यू जीरो, ये खत्म हो जाएगा। अगर ये सर, खत्म हो जाएगा तो टी, इधर से उधर से बोलिए पड़ रही है ना। क्या क्या?
सर इधर से जाए उधर से जाए बात तो एक ही पड़ रही है। हाँ हाँ, बात तो एक ही पड़ेगी, सही। इधर से जाओ चाहे उधर से जाओ, बात एक ही पड़ेगी, पोजीशन वही रहेगी ना। यस उधर से सर। मान लो तो वही बात पड़ जाएगी। तो आप ऐसे मोशन करा लो, यहाँ पहुंचेगा बॉडी, वही सेम सारी चीजें हो जाएगी, वही सेम बात हो जाएगी। चाहे आप ऐसे मोशन करा करके ऐसे ऐसे यहाँ तक लाओ, तब भी वही बात पड़ जाएगी। यही कह रहे हो ना? यस सर। हाँ, कैलकुलेट करना चाहोगे भी तो भी वही सेम चीज आएगी, वैल्यूज रखना चाहोगे तो भी वही सेम चीज आएगी, वही सेम बात है। अब अगर हम कोई रैंडम पॉइंट P मान लेते हैं कि भैया अगर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि वर्टिकल से थीटा एंगल पर है ये, अच्छा जी, इस पॉइंट पर अगर मैं आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो आप कैसे बताओगे अगर ये R है? तो अगर आप थोड़ा ध्यान दो कि ये एक लेंथ है जिसकी एक रस्सी है जिसकी लंबाई R है जो कि हॉरिजॉन्टल से थीटा बना रहा है। तो इस R का ये R एक डिस्प्लेसमेंट है, इस R डिस्प्लेसमेंट का ये इस रस्सी के इस लाइन के अलोंग कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सर आर कॉस थीटा। R cos थीटा, वेरी गुड, शाबाश। तो इसका ये जो कंपोनेंट होगा इस पोजीशन का, पोजीशन R का ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट तुम लोगों ने बता दिया इस R cos थीटा हो जाएगा। अच्छा बेटा, अगर ये R cos थीटा है तो ये वाली पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितनी है? सर आर। R, अगर ये पूरी लेंथ R है, यहाँ से यहाँ तक R cos थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये R सर आर हुई माइनस कॉस थीटा। और ये R cos थीटा हुआ, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? सर आर आर माइनस आर कॉस थीटा। R माइनस आर कॉस थीटा। जब ये P पॉइंट पर है तो वो ग्राउंड से कितनी हाइट पर है? R माइनस आर कॉस थीटा की हाइट पर है। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो अगर ग्राउंड से इतनी हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया था सर ने? mg, h बताया था। mg की जगह mg रखेंगे, हाइट ग्राउंड से कितनी हाइट पर है अभी तुम लोगों ने बताया, R माइनस आर कॉस। R कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा? mg r 1 माइनस कॉस थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इस पॉइंट P का हमको निकल गया। बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो जी, अच्छी बात है। अब हम लगा लेते हैं इसमें, एक मिनट देख लो जरा, हाँ ठीक है। अब हम लगा लेते हैं इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि मैं इस पॉइंट ए को इनिशियल मान लेता हूँ, इस पॉइंट बी को फाइनल मान लेता हूँ, तो जो यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का समीशन होगा वो वहां पे टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल। यहाँ इस पॉइंट ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी बेटा? सर जीरो। जीरो थी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5 mgr/2। याद दिलाना पड़ेगा क्या? काइनेटिक एनर्जी कहाँ थी? एट पॉइंट ए पर काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? 5 mgr/2। तो बार बार हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, 5 mgr/2 लिख देंगे। अच्छा जी, फाइनल मुझे नहीं पता क्या है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो मैंने लिख लिया हाफ mv²। मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कितनी है v। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल चुके हैं हम, क्या कितना निकाला अभी हमने? mgr 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ, तो हमने लिख दिया mgr 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये mgr 1 माइनस कॉस थीटा पूरा उठा करके मैं उधर ले जाता हूँ। अच्छा जी, ठीक है। तो 5 mgr/2 माइनस mgr 1 माइनस कॉस थीटा, और इधर क्या बच जाएगा? mv²/2। एलसीएम लूंगा तो ये 2 उधर चला जाएगा। 5 mgr माइनस 2 mgr 1 माइनस कॉस थीटा। देखो मैं छोटा मोटा इधर उधर लिखने में गलती करूंगा, तुम लोग बताओगे। mv²/2, तो 2 से 2 गड़बड़ हो गया, कैंसिल हो गया। mgr में कॉमन ले लेता हूँ। अच्छा जी, mgr कॉमन लूंगा तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ से mgr कॉमन लूंगा तो -2 और 1 माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज और बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज, और mv² हो जाएगा। m से m कैंसिल हो गया। अच्छा जी, ठीक है, gr हो गया। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा 5, ये वाला ब्रैकेट ओपन करूंगा तो -2 और ये ब्रैकेट ओपन करूंगा +2 कॉस थीटा बराबर v² हो जाएगा। 5 - 2 कितना हो जाएगा? 3। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। 5 - 2 हो गया 3। तो हमारे पास v जो आ जाएगा √gr बचेगा, और ये ब्रैकेट में 3 + 2 cos थीटा बचेगा। इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंपल आपको डेटा दिया रहेगा, डेटा के अकॉर्डिंग आपको लगा लेना होगा। क्या? डेटा के अकॉर्डिंग आपको लगा लेना होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करेक्ट है बात? यस सर।
अब कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि सर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कब लगता है, तुम लोग बताओ कब लगता है, किस केस में लगता है, कंजर्वेटिव फोर्स के केस में लगता है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के केस में लगता है? सर कंजर्व हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स। अब आप लोग उसमें कहोगे कि अरे सर टेंशन भी तो लग रहा है, उसकी वजह वो तो नॉन कंजर्वेटिव है, तब आप कैसे लगा सकते हैं, तब आप कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं? सवाल आ सकता है क्या आपके दिमाग में ऐसा? टेंशन भी तो लग रहा है ना, टेंशन भी तो एक फोर्स है। दो ही फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से? एक बॉडी पर टेंशन लग रहा है, दूसरे बॉडी पर उसका खुद का वेट mg। जो बॉडी का खुद का वेट है mg ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? सर कंजर्वेटिव। और जो टेंशन है वो कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? नॉन कंजर्वेटिव। वेरी गुड, शाबाश। तो हाँ, अब बेटा तुम लोग थोड़ा सा ध्यान दोगे कि जो टेंशन है वो ऐसे है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो ऐसे हो रहा है। हर इंस्टेंट पे, हर सेकंड पे बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मान लो, तो भैया टेंशन ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? सर 90। हाँ, और अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये टेंशन फोर्स कितना वर्क डन करेगा? सर 0। सर 0। तो एवरी सेकंड, हर सेकंड पर टेंशन ने जो वर्क डन किया होगा वो क्या होगा बेटा? 0 होगा। इस वजह से, टेंशन की वजह से, टेंशन के कारण किसी भी तरीके का वर्क डन हो ही नहीं रहा है, तो इस वजह से एक ही वर्क डन कर रहा है, एक ही फोर्स वर्क डन कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स। एंड ग्रेविटेशन फोर्स कर रहा है। तो उसकी वजह से होने वाले चेंजेस काइनेटिक एनर्जी में हो रहे हैं, उसकी वजह से होने वाले चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी में हो रहा है। इस वजह से हम क्या लगा सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बात समझ में आई कि सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। तो यस सर। जो किसी आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कैसे लगा सकते हो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पे तो टेंशन भी काम कर रहा है और टेंशन एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ये नॉन है, मौजूद है, लेकिन वो किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं कर रहा है। हर इंस्टेंट पर डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है, तो हर इंस्टेंट पर वर्क डन क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, उसकी वजह से कोई लेना देना हो नहीं रहा है। तो एक ही फोर्स है जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो रहा है, और वो फोर्स कौन सा है भैया? कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स है। बात समझ में आई क्या? यस सर। अब टेंशन का फॉर्मूला हमने बताया था mv स्क्वायर अपॉन आर, mv स्क्वायर अपॉन आर प्लस, जल्दी बोलो फॉर्मूला बताओ। mg cos थीटा। mg cos थीटा। mg cos थीटा। m बाई आर को ऐसे रह देंगे v स्क्वायर, v तो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, इसका स्क्वायर कर दूंगा तो gr 3 प्लस 2 cos थीटा और प्लस mg cos थीटा। ठीक है, ऊपर से r नीचे से r कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। अच्छा जी, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब हम थोड़ा सा ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो mg और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ हम एक काम करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करते ही नहीं है, यहाँ भी mg है, यहाँ भी mg है, हम कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं mg कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास यहाँ पर एक ब्रैकेट बचा रह जाएगा, वो दैट इज 3 प्लस 2 cos थीटा, और यहाँ से mg कॉमन ले लूंगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बची रह जाएगी, एंड दैट इज cos थीटा। cos थीटा 2 cos थीटा एड अप होकर क्या हो जाएगा? 3 cos थीटा। 3 cos थीटा हो जाएगा। अच्छा, इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन ले सकते हैं? यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 3 बाहर ले लूंगा तो 3 बाहर ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस cos थीटा। तो जो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी बेटा, वो आ जाएगी T इज इक्वल्स टू mg टाइम्स 3 mg टाइम्स 1 प्लस cos थीटा आ जाएगी। करेक्ट है क्या बात? यस सर। अच्छा जी, अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सर ने बताया, एंड दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। चलो नेक्स्ट कर, एक सेकंड देना जरा मुझे। अब मैंने सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया, एंड दैट इज v स्क्वायर अपॉन r। अच्छा जी, v स्क्वायर, v कितना है? gr 3 प्लस 2 cos थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, gr 3 प्लस 2 cos थीटा। लेकिन नीचे तो r भी है, तो ऊपर से r नीचे से r कैंसिल हो गया, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आ गया g टाइम्स 3 प्लस 2 cos थीटा। बात समझ में आए क्या? यस सर। चलो, अब जब हम बात कर रहे हैं तो जब हम बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट P पर बात कर रहे हैं, तो बॉडी का खुद का वेट तो बेटा G कुछ ऐसे लगेगा, लेकिन
मुझे इस जी से मतलब नहीं है, मुझे इस जी के कंपोनेंट से मतलब है। जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक जी का कंपोनेंट ऐसे लगेगा टेंजेंशियल और एक जी का कंपोनेंट ऐसे लगेगा परपेंडिकुलर। सही बनाया क्या मैंने? यस सर। अच्छा जी, यस सर। ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था, तो यहाँ पर भी एंगल कौन सा हो जाएगा बेटा? थीटा। थीटा। थीटा तो ये सर। वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? सर जी cos थीटा। mg जी एम नहीं है ना बेटा, मास नहीं, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट पूछ। जी cos थीटा। अगर ये जी कॉस थीटा है तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जी जी sin g sin थीटा। ई साइन थीटा। तो मुझे ये आप बताओ, क्या इसके टेंजेंशियल में, टेंजेंट में, हॉरिजॉन्टल में, टेंजेंशियल में कोई का एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है कि नहीं एक्ट कर रहा है? कर रहा है सर। कितना एक्ट कर रहा है टेंजेंशियल कर एक्सेलरेशन? रहा है सर। g sin जी थीटा। sin थीटा। तो भैया इसके रेडियल में एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल में जी साइन थीटा एक्ट कर रहा है। इसका नेट कैसे निकालूं मैं? नेट एक्सेलरेशन कैसे निकालूं इस पर लगने वाला? सर दोनों को प्लस कर देंगे। हाँ, दोनों को हम अंडर रूट दोनों को अंडर रूट स्क्वायर प्लस। को कैसा प्लस कर प्लस? देंगे। कैसा प्लस करेंगे? डायरेक्ट अलजेब्रिक प्लस उन करेंगे? दोनों का स्क्वायर को प्लस कर सर देंगे। स्क्वायर प्लस वेक्टर करेंगे। प्लस। हाँ ठीक है, ठीक है। रिजल्टेंट। चलो जी बेटा, तो आप उसको कर लोगे क्या कि भैया इसके रेडियल वाला स्क्वायर और इसके टेंजेंशियल वाले के स्क्वायर कर देंगे तो नेट एक्सेलरेशन निकल जाएगा। अब ये निकलवा नहीं रहा हूँ, इतना कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। यस सर। अब अगर मैं कहूँ आपसे, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक, ओह माय गॉड, हाँ ठीक तो है, चलो एक पार्टिकल जिसका मास m है उसको फिक्स किया गया है एक लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। जो आपको स्ट्रिंग दी जाएगी वो आइडियल दी जाएगी, उसका मास कुछ खास नहीं होगा, वो इन एक्सटेंसिबल होगी, खींचेगी नहीं, ठीक है। अब आपको बोला जा रहा है कि लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दी गई है जो कि फिक्स किया गया है एक पॉइंट P पर। यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया गया। अगर यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे और पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया है एक वेलोसिटी √4gl से, ठीक है, √4gl। यहाँ से बॉडी को वेलोसिटी दी जा रही है, वो वेलोसिटी कितनी दी जा रही है? √4gl। आपको वेलोसिटी बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर निकालना होगा। यहाँ पर पहुंचेगी जब बॉडी, तो यहाँ पर आपको वेलोसिटी बी पॉइंट पर निकालना होगा। अच्छा, तो सर ने हमें क्या बताया था कि यहाँ पर एक दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, कौन कौन से? दो फोर्सेस इस बॉडी पर हमेशा काम कर रहे हैं। एक उस बॉडी का अपना खुद का सेंट्रीपिटल और एक हेड mg। और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई अपने आप कोई ना कोई फोर्स लगता है तो वही बन जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर कौन लग रहा है? टेंशन लग रहा है, तो वही टेंशन बन जाएगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई अलग से फोर्स नहीं होता है, उस डायरेक्शन में जो भी फोर्स काम कर रहे होते हैं टुवर्ड सेंटर, वही बन जाता है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। बात समझ में आई क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। बॉडी खुद का टेंशन लग रहा है, हाँ खुद का नहीं, मतलब कहने का मतलब बॉडी पर टेंशन लग रहा है, और एक बॉडी का अपना खुद का वेट होगा, यही दो फोर्स लग रहा है। टेंशन तो मैंने बता रखा है कि भैया टेंशन किसी भी तरीके का वर्क डन नहीं करेगा, और एक ही फोर्स है जिसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में, और वो कौन सा है? कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है? ये जो सर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ए पॉइंट और बी पॉइंट पर निकालता हूं मैं। चलो ए पॉइंट बी पॉइंट। ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, बी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, वेलोसिटी क्या है ए पॉइंट पर? √4gl, स्क्वायर कर दो 4gl, ठीक है। सर आवाज ब्लर आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर अब ठीक आ रही है सर। सर अब क्लियर आ रही है। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं, बताओ ग्राउंड से कितनी हाइट पर है ये? सर आर। mgh। एल नाम ले लो चाहे आर नाम ले लो, कोई फर्क नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? सर mgl। mgl हो जाएगा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा जी, अब फाइनल यहाँ पर पहुंच के मुझे नहीं पता वेलोसिटी कितनी है, तो हाफ एम बी पॉइंट पर वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि ग्राउंड से ये कितनी हाइट पर है बी पॉइंट पर? 2l। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? mg2 2mgl। 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 चलो इसको सॉल्व करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, और यहाँ पे वी वेलोसिटी बी की वैल्यू बताओ। चलो 2 मिनट का आपको टाइम। gl। क्या कितना आ रहा है? सर रूट में gl।
वेरी गुड, रूट में जीएल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, 2 mgl हो जाएगा और ये वाला mgl एड अप होकर के 3 mgl हो जाएगा। लेकिन ये उधर से आएगा तो -2 mgl हो जाएगा, तो सॉल्व होकर के mgl हो जाएगा। और इधर क्या बचा है भाई, यहाँ पे हाफ mvb² हो जाएगा। तो m से m कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया 2gl, तो 2gl बराबर vb²। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, √2gl हो जाएगी। बात समझ में आई क्या सर स्टूडेंट्स? यस सर। हाँ, आप √gl बोल रहे थे कि √2gl बोल रहे थे? सर रूट में जीएल, gl कैसे रूट में आएगा? 2gl, सॉरी। सर √2gl आया। अच्छा, रूट यहाँ में पर 2gl। हमने आपको पढ़ाया भी था कि जो इस पॉइंट पर, यहाँ पे पढ़ाया भी था कि कहाँ गया, ठीक है। अच्छा जी, चलो ठीक है। आपको क्या पढ़ाया था कि टॉप मोस्ट पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, √gl से क्या होनी चाहिए, या तो बराबर होनी चाहिए या तो √gl से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं देखूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, अगर मैं ध्यान दूं टॉप मोस्ट पॉइंट पर, तो जो वेलोसिटी है वो √gl से ज्यादा है कि नहीं है? सर रूट में जीएल से ज्यादा है सर। तो इसका मतलब वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा सर वो। चलो ठीक, सेम चीज करना है आपको, बताना है। अच्छा, सेम चीज करना है लेकिन सी पॉइंट पर करके बताना होगा कि क्या वेलोसिटी होगी। और फिर सेम चीज टेंशन वाला फॉर्मूला लगा करके आपको टेंशन बताना होगा बी पॉइंट पर और टेंशन बताना होगा पॉइंट पर। तो अब आप काम कर लो, यहाँ पर सी को इनिशियल मान लो और ए को फाइनल मान लो और फिर लगाओ वैल्यूज, या इसको भी फाइनल मान सकते हो, कहीं कोई भी मान लो। समझ में आ गया ना कि फिर से समझाएं? यस सर। तो अब Yes, ये sir. तुमको कैलकुलेट करना है भाई, मैं नहीं बताऊंगा। सर रूट में 5gl सी। एक सेकंड। अच्छा, सी पॉइंट पर रूट में 5gl कैसे किया भाई, बताओ। सर मैंने इनिशियल मान लिया बी, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, और कंजर्वेटिव ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की वजह से जो वो बराबर होगा पॉइंट सी के बराबर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ठीक है, यहाँ पर सी पे वेलोसिटी पता करना है, तो मुझे नहीं पता तो मैंने वी ले लिया और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लिया। अच्छा, Yes, sir. ए पॉइंट पर आपको वेलोसिटी पता है हाफ mv² मतलब 4gl, और यहाँ पर मुझे पोटेंशियल एनर्जी पता है कितनी हो जाएगी, mgl हो जाएगी। करेक्ट है ना बात? यस सर। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2 mgl हो गया और ये mgl हो गया, कितना हो गया 3m। तुम्हारा क्या आ रहा है, सी में पूछा हूँ ना मैं। सर तुमने मैं कैलकुलेशन, तुमने हाफ छोड़ दिया। सर बी से मैंने इनिशियल माना है। अच्छा, बी से इनिशियल माना है और फाइनल कहाँ माना है, सी सर को। सी। चलो बी को इनिशियल मान लेते हैं। चलो जी भाई, बी पर अगर मैं इनिशियल मानता हूँ, ठीक है, ये बी है और सी को इनिशियल मान, अच्छा बी पर इनिशियल मानता हूँ, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mv²। बी पर वेलोसिटी कितनी बेटा, √2gl, कितना हो जाएगा 2gl प्लस बी पर, ये बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कितनी हाइट है ग्राउंड से? सर 2l। Sir, 2l. mg12 हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। अब सी पर बात करते हैं, सी पर पोटेंशियल कितनी है? सर 0। Sir, 0. और सी पर काइनेटिक नहीं पता तो हाफ mv²। ठीक है, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, mgl और 2 mgl कितना हो जाएगा, 3 mgl यस सर। बराबर हाफ mvc²। तो m से m कैंसिल हो गया, v@c² कितना हो जाएगा बेटा, 6gl हो जाएगा क्या, तो vc@ कितना हो जाएगा, √6gl हो जाएगा। क्या चल रहा है ये? कुछ गड़बड़ किया क्या? नहीं देखो, मैं भी गड़बड़ कर देता हूँ कैलकुलेशन में कभी कभी। चलो सी और ए को ले लेते हैं। चलो सी पर बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी 0, हाफ mvc²। ए पर बात करें तो हाफ m, वेलोसिटी ए पर कितना है, √4gl, तो ये 4gl हो जाएगा। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, mgl हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 mgl और mgl 3 mgl हो गया, वही आ रहा है हाफ mvc²। तो m से m कैंसिल हो गया, 2 3 6 हो जाएगा, v² 6gl, v@c बराबर √6gl। तो चाहे तुम सी और ए लेकर के करो
चाहे तुम बी और सी लेकर के करो, दोनों ही केसेस में वेलोसिटी कितनी आनी चाहिए सी पर, 46gl। 5gl कैसे आ रहा सर मैंने एलसीएम ले लिया था mg2l को, है? फिर हाँ, 4gl आ गया था तो gl हाँ, प्लस में डाल दिया था। नहीं नहीं, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया तुमने। चलो ठीक कोई है। बात नहीं, अब टेंशन तो लगा लो भाई। टेंशन कैसे लगाएंगे हम? टेंशन की बात कर लेते हैं बी पॉइंट पर। अच्छा, टेंशन का तो एक ही फॉर्मूला बताया सर ने, दैट इज mv² प्लस mg cos। cos थीटा theta चलो, कितना है, कितना थीटा, कितना एंगल है? यहाँ हमने जो केस बनाया था 180। 180 सर, तो cos 180 की वैल्यू आपने बताया cos 90 cos 90 -1 -1 हो जाएगा, -1 माइनस mg हो जाएगा। m/r को तो m/r रहने दो, और v पता है हमको, ये किस पर लगा रहे हैं हम? एट b पर लगा रहे हैं, तो b पर हमको वेलोसिटी पता है। क्या है पता है वेलोसिटी b पर? √2gl है। √2gl। तो √2gl है तो स्क्वायर करेंगे तो 2gl, l ले रहे हैं तो यहाँ पे l लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पे l लिख लेता हूँ, यहाँ पे l लिख, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया? 2mg माइनस mg। तो टेंशन एट बी पॉइंट पर कितना हो गया बेटा? mg सर। mg। सी पर बात कर लेते हैं, तो एट सी पर अगर मैं बात करूं तो टेंशन का फॉर्मूला क्या है? टेंशन का फॉर्मूला सर ने बताया mv²/l, l लिख रहा हूँ, 4 लिखो, l लिखो, और mg cos थीटा। थीटा कितना है इस सी पॉइंट पर? तो 0 की सर वैल्यू 0 1, cos 0 की वैल्यू 0 की वैल्यू 1 नहीं, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये 1 हो गया और ये mg बन गया। अच्छा, और m/l आ गया, और v², अभी हमने निकाला सी पॉइंट पर कितनी थी वेलोसिटी? √6gl, स्क्वायर करेंगे तो ये 6gl होगा। अच्छा जी, l से l कैंसिल हो गया, 6mg ये वाला और mg ये वाला एड अप होकर के कितना हो जाएगा? 7mg। 7mg हो जाएगा। अरे ये बात समझ में कैसा स्टूडेंट्स को? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट, कोई sir. दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स ब्रिज इज लाइटर देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। अच्छा भैया, अगर एक ब्रिज है, ठीक है, प्रूव दैट अ मोटर कार मूविंग ओवर अ कॉन्वेक्स। अच्छा, कॉन्वेक्स कैसे होगा? कॉन्वेक्स कैसे होगा? एक ऐसे ब्रिज है ना बेटा, लेकिन ये ब्रिज ऐसे बना हुआ है, ठीक है, कॉन्वेक्स शेप का है, और इस पर हमने गाड़ी रख दी है। चलो ठीक है, अब ये गाड़ी ऐसे एक रखी है, एक केस ये हो गया, और दूसरा केस ये हो गया कि गाड़ी रखी नहीं है, गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है। ठीक है, गाड़ी क्या कर रही है? चल रही है, मूव कर रही है। अच्छा जी, अगर गाड़ी मूव कर रही है तब क्या मामला है भैया? गाड़ी ऐसे मूव कर रही है। अच्छा ठीक है, बात सही है। तो अगर बॉडी रखी है, इसका कोई मोशन हो नहीं रहा है, इसका मतलब ये किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में है क्या ये? अगर रेस्ट में है तो इस पर Yes, लगने sir. वाला बॉडी का अपना खुद का फोर्स कितना हो जाएगा? सर mg। mg। और ग्राउंड उस Sir, पर mg. कौन सा फोर्स लगाएगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। सर नॉर्मल रिएक्शन। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो हाँ, ऊपर वाला फोर्स r इक्वल्स टू नीचे वाला फोर्स mg। हाँ, लेकिन अगर ये मोशन कर रही है, ठीक है बेटा, अगर ये मोशन कर रही है, दैट मोशन इज सेंट्रीपिटल, दैट मोशन इज सर्कुलर मोशन। करेक्ट है बात क्यों? यस सर। अच्छा जी, अगर मोशन कर रही है, हाँ, अगर मोशन Yes, sir. कर रही है तो इसका मतलब कि इसका टुवर्ड्स द सेंटर कोई ना कोई एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। करेक्ट है बात क्या? अगर Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मोशन कर रही है तो टुवर्ड द सेंटर लगेगा ही कोई ना कोई। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में बॉडी का अपना बात कर लेते हैं कि अगर बॉडी का खुद का वेट मान लो mg है, और ये टुवर्ड्स रेडियस के साथ जो है, इस पॉइंट पर रेडियस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो आप मुझे बताओ इस mg का टुवर्ड्स द रेडियस, अलोंग द रेडियस क्या कंपोनेंट हो जाएगा? mg cos theta. mg cos थीटा। और बॉडी पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होगा भैया? अवे फ्रॉम द बॉडी। R equals to mg cos theta plus एक्चुअल में क्या होगा भाई कि बॉडी पर एक नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये टुवर्ड्स द सेंटर पे लगेगा, तभी तो बॉडी क्या करेगी? सर्कुलर मोशन करेगी। यहाँ पर सारी चीजें बैलेंस नहीं है। ये एफसी कहाँ से आती है? एफसी कोई फोर्स लग नहीं रहा है, ये एफसी इन दोनों का। अब तुम बताओ कि ये सर्कुलर मोशन कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है sir. कर रही है सर. मोशन कर रही है तो इस
सेंटर पर ये जो कॉन्वेक्स ब्रिज है, कॉन्वेक्स ब्रिज का ये सेंटर है, तो सेंटर पर, सेंटर की डायरेक्शन में टुवर्ड्स द सेंटर नेट फोर्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होगा सर। होना चाहिए। है ना? सर अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक फोर्स, नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर तो होना चाहिए, तभी बॉडी क्या कर रही होगी? सर्कुलर मोशन कर रहे हो। टुवर्ड्स द सेंटर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है mg cos थीटा टुवर्ड द सेंटर, और एक ये लग रहा है r अवे द सेंटर। यही दो फोर्सेस उस सेंटर की लाइन में लग रहे हैं। यस सर। है ना? ये एक mg cos थीटा टुवर्ड्स द सेंटर और ये एक r अवे फ्रॉम द सेंटर। तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो बनेगा क्या? इनका जो नेट फोर्स होगा वो बनेगा क्या? वही फोर्स बन जाएगा आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ये कुछ समझना है आपको बहुत ध्यान से। तो होगा क्या कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा mg cos थीटा, तो उसको हम पहले लिख लेंगे, और ये वाला फोर्स छोटा होगा, लेकिन चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस r लिखेंगे। ये बन जाएगा नेट फोर्स। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, नेट फोर्स क्या? अब जो भी नेट फोर्स है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है टुवर्ड्स द सेंटर दैट इज mg cos थीटा, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है बॉडी पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अच्छा जी, और इन दोनों का मिला करके नेट फोर्स इधर साइड में होगा। इधर ही साइड में होना चाहिए कि इधर साइड में होना चाहिए, अप साइड में होना चाहिए? किस साइड में होना चाहिए नेट फोर्स? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होना चाहिए। ठीक है, नेट फोर्स डाउनवर्ड होना चाहिए, तभी क्या होगा कि सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा वो, और बॉडी कौन सा मोशन करेगी फिर? सर्कुलर। मोशन करेगी। सर्कुलर मोशन। तो ये वाला फोर्स बड़ा मानते हुए, ये वाला फोर्स छोटा मानते हुए, mg cos थीटा बड़ा हुआ है तो उसको पहले लिख दिया, r बाद में छोटा है उसको बाद में लिख दिया, और ये क्या बन गया बेटा? नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब यही नेट फोर्स कौन क्या बन जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। और कौन सा मोशन कराएगा? यही नेट फोर्स कौन सा मोशन कराएगा? आपका सर्कुलर मोशन कराएगा। बात समझ में आई क्या? नहीं समझ में आई बात? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv स्क्वायर आर। अच्छा जी, अब उससे बहुत ज्यादा मतलब तो है नहीं, mv स्क्वायर आर को उधर भेजता हूं मैं, तो ये mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन आर बराबर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? क्लियर है क्या यहाँ से बात? यस सर। अच्छा जी, सर अच्छा जी। अब एक काम करो आप, कि मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी को आप यहाँ ले आओ, बिल्कुल मिड पर ले आओ। ठीक है? अरे यार, बनाना नहीं चाहिए था मुझे। अच्छा ठीक है, अब तो आप काम बताओ कि अगर बॉडी बिल्कुल यहाँ पर आ जाएगी मिड पर, तो बॉडी का वेट mg ऐसे लग रहा है, बॉडी पर लगने वाला रिएक्शन ऐसे हो रहा है, नेट फोर्स बॉडी का टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। यहाँ पे कहीं सेंटर है इसका, ये सेंटर है, टुवर्ड्स द सेंटर लगेगा। यहाँ पर एंगल कितना होगा बेटा? कौन सा एंगल? mg का एंगल, वर्टिकल से एंगल कितना होगा यहाँ पर? एंगल बताने नहीं चाहिए था मुझे, खैर। सर ये सीधा है ना सर mg? है? हाँ, mg बिल्कुल सीधा है। सर 180 सर अगर 180 होगा। रिएक्शन से देखे तो। है 180? सर 180 होगा फिर तो। अगर नॉर्मल रिएक्शन के रिस्पेक्ट में ले तो हम। चलो ठीक है, 180 हो जाएगा। cos 180 की वैल्यू क्या होती है? सर -1। -1। सर -1। देखो 180 तब कब होता? देखो एक सेकंड, कौन सा ट्रायल नंबर है? चलो, अब देखो, ये था वो ब्रिज जिसकी हम बात कर रहे थे, और ये ऐसे था, और ये ऐसे था, और ये ऐसे था। ठीक है भैया, ये वर्टिकल है, और ये वर्टिकल के साथ mg बना रहा है। अगर ये ऐसे mg होता ना बेटा, तब ये आप बोलते कि इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है? cos 180 डिग्री बनाता। लेकिन mg तो ऐसे है ना, mg तो इस डायरेक्शन में है ना, ऐसे, तो वर्टिकल के साथ अभी कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर? सर 0।
0 डिग्री बना रहा है। ठीक है, हमारे पास रिलेशन था mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, तो r इज इक्वल्स टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे थीटा कितना है, 0 है, तो r की वैल्यू क्या है, cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी सर 1। सर तो 1। ये mg माइनस mv स्क्वायर अपॉन r, mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg में से किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, और जब बॉडी रुकी हुई थी तो जो नॉर्मल रिएक्शन आर आ रहा था वो सीधे सीधे mg आ रहा था। तो जब बॉडी रुकी हुई है तब mg नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, कि जब बॉडी मोशन कर रही है तब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है, किस केस में ज्यादा है और किस केस में कम है? सर रुकी हुई है तो ज्यादा है। और जब बॉडी मोशन कर रही, सर्कुलर मोशन कर रही है तब ज्यादा है तब कि कम कम है है? कम है सर। हाँ, सर। तो ये जो आर होता है वो उसके वेट को बताता है कि उसका वेट कितना है, सारे फोर्सेस का लगने के बाद उसका बॉडी का खुद का वेट कितना है। तो इसी तरीके से आपने प्रूव कर दिया कि जब वो मूव करेगी कॉन्वेक्स ब्रिज पर तो वो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन लाइट हो जाएगा, कम हो जाएगा। मोशन के टाइम में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा है कि कम है? सर कम है। कम है। तो हाँ, इस सर। वजह से बॉडी लाइटर फील करेगी कि हैवियर फील करेगी? आर क्या है, कम है, आर इज लेस, आर कम है, तो बॉडी का वेट क्या होगा, वेट कैसा फील होगा, वेट सर कम फील होगा। लेस। तो और वो बॉडी को अपना वेट कम फील होगा क्योंकि जो उसका रिएक्शन फोर्स है वो कम है, इस वजह से वेट ज्यादा फील। देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज, अगर वो रेस्ट कर रही है तब के मामले में। अब यहाँ पर किसी को डाउट क्या था कि सेंट्रीपिटल फोर्स वाले का, यहाँ पे इक्वेशन बनाने में डाउट था, तो इक्वेशन मैं फिर से बता देता हूँ। बात समझ में आई क्या, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। तो छोड़ो इक्वेशन छोड़ो, तुम ये बताओ अगर ये कॉनकेव ब्रिज होता तब क्या मामला होता, मान लो ऐसे ब्रिज होता, ठीक है, और ये गाड़ी रखी होती, अब ये रखी है, मोशन नहीं कर रही, तो बॉडी का खुद का वेट कितना हो जाता? सर सर mg। ऊपर कौन सा फोर्स लगता? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल। नॉर्मल जो कोई मोशन तो कर नहीं रही है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, mg। mg लेकिन चलो अगर मान लेते हैं यही सेम चीज, मान लेते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है, मान लेते हैं मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है। अगर मूव कर रही है तो ये इस सर्कल का पार्ट है, ये सर्कल का सेंटर हुआ, ठीक है बेटा, और ये बॉडी पर लगेगा आर, करेक्ट, और ये बॉडी पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg। यहाँ पर आर mg mg होना चाहिए कि नेट फोर्स होना चाहिए? सर mg। नहीं, आर इज इक्वल्स टू एमजी नहीं होगा, यहाँ पर इन दोनों का मिला करके एक नेट फोर्स इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का मतलब इस डायरेक्शन का मतलब ये, इस डायरेक्शन में इन दोनों का मिला करके एक फोर्स सेंटर की तरफ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए सेंटर सर की एक तरफ? सेंटीपीटल भी लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रही है तो एक नेट फोर्स सेंटर की तरफ होना ही चाहिए, तभी वो क्या करेगी, सेंट्रीपिटल, तभी वो क्या करेगी, सर्कुलर मोशन करेगी। करेक्ट है बात? यस सर। तो अब ऊपर की तरफ लगने वाला आर ज्यादा, नीचे की तरफ लगने वाला mg कम मान करेंगे, तभी जो है नेट फोर्स किधर की तरफ जाएगा, इस सेंटर की तरफ नेट फोर्स एफ नेट ग्रीन कलर में आएगा। तो ऊपर की तरफ लगने वाला आर, नीचे की तरफ लगने वाला mg, इन दोनों का मिला करके फोर्स क्या बन जाएगा, एफ नेट। और यही एफ नेट काम करेगा, वर्क करेगा एज अ व्हाट, एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। करेक्ट है बात? यस सर। ठीक है, एज एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर, माइनस एम जी को हमने उधर भेज दिया तो वो प्लस एम जी हो गया। बात समझ में आई यहाँ तक इक्वेशन? यस यस सर। सर। अब जब बॉडी रुकी हुई थी तब उसका नॉर्मल रिएक्शन आर था, और जब बॉडी चल रही है तो वो, सॉरी, जब बॉडी रुकी हुई थी तो नॉर्मल रिएक्शन आर mg था, लेकिन जब बॉडी चल रही है तब नॉर्मल रिएक्शन आर जो है वो mg प्लस है, mg से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू है। तो किस केस में वेट ज्यादा उसको फील होगा और किस केस में वेट कम फील होगा? सर रेस्ट में कम फील हाँ, होगा और
हाँ मोशन में ज्यादा फील होगा उसे। वही बोला है कि जब वो मोटर कार मूव कर रही है कॉनकेव ब्रिज पर, तब क्या होगा, वो हैवियर फील करेगी मोशन करते वक्त, अपने आप को हैवियर फील करेगी देन द सेम कार रेस्टिंग ऑन द सेम ब्रिज। अगर वो ब्रिज पर रखी हुई है, अगर वो ब्रिज पर रुकी हुई है, तब इसका मतलब वो नॉर्मल वेट है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो मूव करेगी ना, थोड़ा सा हैवी फील होगा उसको। आ रही बात समझ में क्या? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, चलो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने केसेस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ लिया, ठीक है। हमने कॉनकेव और कॉन्वेक्स ब्रिज पढ़ लिया, ठीक है। और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए, ठीक है जी। और बेटे जी और क्या पढ़ाया हमने? और वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी कितना होना चाहिए अगर हम भेज रहे हैं तो, डी मिनिमम, एक्चुअल में यू मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी कितना देना चाहिए अगर इसको मुझे एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन कराना है तो? सर रूट जीएल। रूट जीएल, रूट 5 जीएल होगा ना। यहाँ पर बॉटम पे पूछा ना बेटा मैंने क्वेश्चन। यस सर, बॉटम पे। बॉटम पे पूछा है मैंने आपसे। ये यहाँ कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये यस सर, वो रूट राइट कलर से। टॉप मोस्ट पे कितना होना चाहिए इक्वेशन? सर रूट सर उधर रूट जीएल होगा। बराबर है से ज्यादा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। तो बॉटम पे मैंने आपसे पूछा इनिशियल वेलोसिटी, आपसे पूछा तो आपने बता दिया कि सर रूट 5 जीरो चाहिए। और टॉप मोस्ट पर क्या होना चाहिए, किससे ज्यादा होना चाहिए? रूट में जीआर से आर जी से ज्यादा बड़ा। ज्यादा होना चाहिए, या उसके बराबर भी हो सकता है। बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों पार्ट समझ में आया क्या? कॉन्वेक्स और कॉनकेव वाला। यस सर। यस सर। यस ज्यादा होगा सर। कब फील कम होगा? यस समझ में सर। आया? यस सर। चलो बेटा, यस सर। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। ये हमने वो सर। लिया था रिसोर्सेज। हाँ बेटा। सर आप इस स्क्रीनशॉट को सेंड कर सकते हैं सर? स्क्रीनशॉट क्या, पूरा पीडीएफ आपको आता है ना Yes, डेली sir. क्लास में? यस सर, मतलब भेज देंगे। सर जब कैसा आता है लगा तो आज वीडियो? भी आ जाएगा, कोई इतना बड़ा इशू। एक मिनट, ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर। एक